हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बायोलॉजी का रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लड ग्रुप शुरू करने से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ब्लड के बारे में कि ब्लड जो है वो क्या होता है। तो ब्लड जो है या ब्लड जो है अपने कट लग जाए तो उसे एक लाल रंग का फ्लूइड जो है उस कट से बाहर निकलता है। तो वो सभी जानते हैं कि वो क्या है, ब्लड है, यानी कि रक्त है। अब ये लाल रंग का ही क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड वाले लेक्चर में। बट फिलहाल जो है, क्योंकि रक्त समूह है पढ़ना है, तो अपन को थोड़ा बेसिक ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। तो ब्लड जो है, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी स्टडी करी ब्लड की ड्रॉप को लेके, और माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से जब इसको देखा गया, इसके घटक के बारे में पता किया कि ये किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो ये देखा गया कि जो ब्लड है, जो रक्त है, वो दो मुख्यतः चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें दो मुख्य घटक होते हैं। वो दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पहला जो घटक है वो है इसका द्रव्य भाग, या अपन बोलें लिक्विड पार्ट जो है वो होता है। अभी इसका जो द्रव्य भाग है, ब्लड का द्रव्य भाग, ये सबसे ज़्यादा होता है। ये 55% पार्ट होता है। इस 55% पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा। अब इसको प्लाज्मा ही शब्द जो है क्यों बोला जाता है, इसको सिंपल लिक्विड पार्ट जो है बोल सकते थे, स्पेसिफिक नाम प्लाज्मा देने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप कि ये जो इसका द्रव्य भाग होता है, इस द्रव्य भाग के अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल, कुछ प्रोटीन की संरचनाएं जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इस द्रव्य भाग के अंदर प्रोटीन की कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। इस कारण जो है ये जो है बिल्कुल पारदर्शी नहीं होता है, जिस कारण इसको जो नाम दिया जाता है वो ब्लड प्लाज्मा नाम दिया जाता है। ये लिक्विड पार्ट होता है जो कि 55% पार्ट होता है, सबसे जो ज़्यादा है वो पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो है वो ठोस भाग होता है। ठोस भाग या सॉलिड पार्ट जो है ये लगभग 45% पार्ट होता है। 45% जो पार्ट ये होता है, सबसे ज़्यादा द्रव्य भाग हुआ, उसके बाद में 45% पार्ट हुआ ठोस भाग हुआ। इस भाग के अंदर मुख्यतः 3 तरह की कोशिकाएं जो है वो इसमें होती हैं। 3 तरह की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 जो है, पहले नंबर पे आरबीसी, दूसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी और तीसरे नंबर पे प्लेटलेट। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा देखिए। मैंने बोला कि ठोस भाग जो है ये कोशिकीय भाग है, इसमें कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिका जो है, वो शब्द जो है वो क्या है, कोशिका से आप क्या समझते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कोशिका जो होती हैं, जैसे मकान जो है वो ईंटों से मिलके बनता है। ईंटें जो है वो परस्पर जुड़ के दीवारें बनाती है, और इन दीवारों से कमरे, और कमरों से फिर फाइनली मकान बनता है। उसी तरह से ये जो है, अगर अपन से पूछा जाए कि मकान की सबसे छोटी संरचना क्या है, तो अपना आंसर होगा कि सर इसका जो है छोटी संरचना ईंट है। बिल्कुल उसी तरह से अपने शरीर की सबसे छोटी जो है यूनिट, वो कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक है। अब ये जो कोशिका है, और यहाँ पे इस ठोस भाग में मैंने ये बोला कि कोशिकीय पार्ट होता है। ठीक है। तो इसको कणिकीय भाग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है, अब कोशिका और कणिका, ये दो जो वर्ड हैं ये आपस में जो है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा देखिए। कोशिका जो है, कोशिका का जीवन काल जो है एक निश्चित जीवन काल मान लो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी। तो कोशिका जो है, जब इसका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये इसमें गुण पाया जाता है, जब ये कोशिका मृत होने वाली हो तो उससे थोड़ा सा पहले ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यानी कि अपन बोल सकते हैं इसमें विभाजित होने की
क्षमता या पावर ऑफ डिवीजन इसके अंदर पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं कोशिका। और दूसरी होती हैं कणिका। कणिका वो होती है जो कि आगे चल के विभाजित नहीं होती, यानी कि उसका जो लाइफ स्पेन है या जीवन काल है वो एक निश्चित होता है। तो अपने मोर करेक्ट इसको कणिका बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका जो है वो विभाजित होने की क्षमता रखती है और कणिका जो होती है वो विभाजित होने की क्षमता नहीं होती, अंततः वो मृत हो जाती हैं। तो इसके अंदर 3 तरह की, एक लाल रंग की होती हैं RBC, रेड ब्लड कर्पल्स या लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल इसको बोला जाता है। ये लाल रंग की होती हैं और ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। इस कारण अपने खून का जो रंग होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है। और दूसरा जो है WBC, वो सफ़ेद रक्त कणिका कहलाती हैं, यानी कि WBC सफ़ेद रक्त कणिका। और तीसरा जो है वो होता है प्लेटलेट्स या बिंबाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु, जो कि इन कणिकाओं के, इन कोशिकाओं का यूं मानो कि छोटा जो है रूप है, कोशिकाओं के टुकड़े जो है वो ये होते हैं प्लेटलेट्स। अब इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर RBC पाई जाती है, उसके बाद में प्लेटलेट होती है और फिर WBC होती है। तो इन 3 तरह की कणिकाएं जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। मैंने अभी आपको ये बताया है शुरू से कि ब्लड जो है, जब इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया गया, सूक्ष्मदर्शी से जब इसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया, तो इसका कंपोजिशन जो है उसमें ये देखा गया कि एक ठोस भाग है और एक लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को क्या बोला? प्लाज्मा। और प्लाज्मा इसको क्यों बोला? क्योंकि इसका जो लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें प्रोटीन पार्टिकल अंदर तैरते रहते हैं, यानी कि अपने ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में प्रोटीन पार्ट बिल्कुल तैरते हुए मिलेंगे। ऐसा किसने बोला? साइंटिस्ट ने प्रूव किया। तो अब जो है ठोस भाग जो है ये 45% है, ये इधर वाला 55, यानी कि लिक्विड पार्ट 55। अब ये जो 45% पार्ट है इसको कणिकीय भाग बोला जाता है। कोशिका और कणिका में एक डिफरेंस होता है। कोशिका जो होता है वो विभक्त होने की क्षमता जो है वो रखती है, बट कणिका या कर्पल्स जो होती हैं उनमें डिवीजन नहीं होता है। इस कारण जो है इसको बोला जाता है सॉलिड पार्ट को कर्पल्स भाग या कणिकीय भाग। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। RBC लाल रंग की होती हैं, WBC सफ़ेद रंग की होती हैं और प्लेटलेट जो होती है वो कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपने को रक्त समूह पे चलना है। ये इतना बेसिक था ताकि अपने रक्त समूह आसानी से समझ सके इसके लिए। अब जो अपन बात करते हैं कि जो WBC है, अपन ने क्या किया, सबसे पहले ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोला? प्लाज्मा। और उसके अंदर बीच बीच में क्या थी? कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी, कुछ संरचनाएं थी। ठीक है, ये प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये अपने बैलेंस डाइट जो चैप्टर है उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो प्रोटीन पार्ट इसके अंदर पाया जाता है ये क्या कहलाता है, इसको आगे चल के अपन फिर से स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्रोटीन संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। इसी के अंदर ही ठोस भाग में कणिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट होती है। अब मैंने क्या किया, जो है RBC को माना कि RBC को मैंने बाहर निकाल के देखा। तो RBC को जब मैं स्टडी करता हूं तो मैंने ये देखा कि RBC की सरफेस के चारों तरफ RBC जो है वो पहले तो बात कैसी शेप में होती है, आकृति में होती है, तो इसको बोलते हैं बाइकोनकेव, हिंदी में बोलते हैं द्विअवतलीय। द्विअवतलीय। अब ये द्विअवतलीय क्या होता है, ये जो है बिल्कुल ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। अगर आप यूं समझे कि आपके किचन के अंदर जो कटोरी है या थाली है या प्लेट है वो अंदर से कुछ इस तरह से होती हैं। इस तरह से होने का कारण ये है कि इसके अंदर जो है आप खाने पीने का सामान ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें।
ठीक है, तो इस तरह के संरचना को बोलते हैं कॉनकेव। अब ये जो अवतल और ये जो है आरबीसी, ये आरबीसी अगर सामने से आप इसको देखा जाए तो बिल्कुल ये इस तरह से होती है, दोनों तरफ से ये कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है, इस कारण इसको बोलते हैं द्विअवतलीय। ये ऐसी क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह उपलब्ध करवा सके किसको, हीमोग्लोबिन को, कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है जैसे थाली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाना आ सके। एक प्लेन सरफेस पे खाना इतना नहीं आ सकता जितना कि कॉनकेव के अंदर आ सकता है। तो इसी तरह से ये जो है आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है नामक संरचनाएं जो है एक पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना होता है। ये अपन डिटेल में ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आप ये देखिए कि जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई गई। जब ये देखा गया, वैज्ञानिकों ने ये देख पाया कि आरबीसी की सरफेस के चारों तरफ कुछ स्पेशल टाइप की संरचनाएं पाई गई। ये संरचनाएं प्रोटीन की बनी हुई थी। इन संरचनाओं को एंटीजन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एंटीजन। और ये कहाँ पे पाई गई? आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी की सतह पे। तो आरबीसी की सतह पे ये पाई गई, इसको एंटीजन ए नाम दे दिया गया। इसी तरह की प्रोटीन संरचनाएं जो इस संरचना से डिफरेंट टाइप की और पाई गई, यानी कि दो तरह की मुख्यतः संरचनाएं पाई गई आरबीसी पे अलग अलग व्यक्तियों में। तो एक को एंटीजन ए बोल दिया गया और दूसरी टाइप की प्रोटीन को एंटीजन बी बोल दिया। एंटीजन ए और बी जो है, दो तरह के जो एंटीजन हैं वो आरबीसी की सरफेस पे पाए गए। अब ये दो तरह के एंटीजन के बेसिस पे आरबीसी जो है चार तरह की, यानी कि ब्लड ग्रुप चार तरह का हो सकता है। दो तरह के एंटीजन के बेस पे चार तरह का ब्लड ग्रुप जो है वो होता है। अब ये कैसे होता है, ये प्रदर्शित करने का जो तरीका है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कि आरबीसी, चार व्यक्तियों की आरबीसी ली गई। माना कि पहले व्यक्ति की आरबीसी जो है उसकी सरफेस पे स्ट्रक्चर पाई गई ए, एंटीजन ए, इसको ब्लड ग्रुप बोल दिया गया ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बोल दिया गया, ए एंटीजन है। तो दूसरे व्यक्ति की आरबीसी पे दूसरे टाइप की प्रोटीन पाई गई जो यहां से ए से जस्ट डिफरेंट टाइप की थी, पर ये भी प्रोटीन की थी, ये भी प्रोटीन की थी। तो इसको ब्लड ग्रुप नाम दे दिया गया कि इसका ब्लड ग्रुप बी है। इसी तरह से एक तीसरे व्यक्ति की जब आरबीसी देखी गई तो इस पे दोनों तरह के स्ट्रक्चर पाई गई, ए और बी। तो ये बोल दिया गया इस पे क्या है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। और चौथे टाइप की एक आरबीसी ऐसी देखी गई चौथे व्यक्ति की जिसमें सरफेस पे कोई भी प्रोटीन नहीं पाई गई, यानी कि उस पे एंटीजन एब्सेंट थी। उसको ब्लड ग्रुप नाम दे दिया गया कि ये ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आया होगा। इसके बाद जितना भी है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को बताइए। थैंक यू।